रेंजा को उसका पिता एक मीनार में ऊपर बंद कर देता है क्योंकि उसके लिए ये कहा गया है कि वह एक बड़ी हड्डी से मर जाएगी। वह एक राजकुमार से प्रेम करने लगती है। एक कुत्ता उसके लिए एक हड्डी लेकर आता है जिसकी सहायता से वह दीवार में एक छेद करती है और वहां से भाग जाती है। पर ये देखकर कि उसका प्रेमी जिसने किसी और से शादी कर ली है और उसे अपनी पत्नी की तरह चूम रहा है, सदमे से मर जाती है। उधर राजकुमार भी इस बात को सहन नहीं कर पाता है और दुख से अपने आप को मार लेता है। जबकि सीका ने अपनी यह कहानी बड़ी मुश्किल से खत्म की। कोई साफ साफ देख सकता था कि वहां बैठे लोगों के चेहरों पर मिला जुला भाव था, खुशी का भी और दुख का भी, आराम का भी और तकलीफ का भी, हंसने का भी और रोने का भी। वहां बैठे लोग पेंटा के लिए रो रहे थे पर बाद में उसकी किस्मत पर हंस रहे थे। जिन दुखों से होकर वह गुजरी थी उनको सोच सोच कर ही वे सब बहुत दुखी थे, पर जब उन्होंने सुना कि वह किस तरीके से सुखी हुई तो सब बहुत खुश हुए। उसके साथ जो बुरा व्यवहार किया गया था उसको सोचकर वे सब दुखी थे, पर बाद में उसका जिस तरह से बदला लिया गया उससे वे सब बहुत खुश थे। इस बीच मेनका अगली कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आदमी खुद पर यह विश्वास करता है कि वो किसी बुरे काम को नज़रअंदाज कर सकता है तो वो उसे अपने पूरे जोर पर मिलता है। इसलिए एक अक्लमंद आदमी को ये जानना चाहिए कि भगवान के ऐसे कामों से कैसे सिलटा जाए, बजाय इसके कि वो अपने आप को किसी जादूगर के क्षेत्र में समझे या किसी ज्योतिषी के झूठ पर विश्वास करे। क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो सारे खतरों से बचने के चक्कर में वह एक जानवर की तरह मारा जाता है। यही सच है जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे। एक बार की बात है कि फुसो स्ट्रीटो का एक राजा था जिसके एक बहुत सुंदर बेटी थी। राजा की यह जानने की उच्च हुई कि वह अपनी बेटी के भविष्य के बारे में कुछ जाने, सो उसने बहुत सारे जादूगरों, ज्योतिषियों और जिप्सियों को बुलाया। उन्होंने उसके हाथ की लकीरों को पढ़कर, चेहरे की लाइनों की तरफ देखकर और उसकी चाल ढाल देखकर उसका भविष्य बताने के लिए वे सब शाही दरबार में आए और अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कही। पर अधिकतर लोगों ने यही कहा कि इसे एक बड़ी हड्डी से खतरा है। ये सुनकर राजा ने उसके लिए एक बहुत ऊंची मीनार बनवाई और उसे उसमें 12 लड़कियों और एक नौकरानी जो घर के कामों में होशियार थी के साथ वहां रख दिया। और उसकी मौत के डर से सबको ये हिदायत कर दी कि उसको सारा मौस बिना हड्डी के ही दिया जाए ताकि वह उस ग्रह के असर से बच सके। रेंजा पूनम के चौद की तरह बढ़ने लगी। एक दिन वह अपनी जाली की खिड़की के पास खड़ी हुई थी कि विघ्नालार्गा की रानी का बेटा सीचो वहां से गुजरा। राजकुमार ने वह सुंदर चेहरा देखा तो एकदम से उसे उससे प्यार हो गया और उसने उसे एक मीठी मुस्कुराहट के साथ नमस्ते की। उसने थोड़ी हिम्मत की और वह खिड़की के नीचे पहुंच गया और बोला, विदा। ओ, जिसे प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, जिसे भगवान ने सब कुछ दे रखा है, जिसके पास दुनिया की सारे सुंदरता की पदवियों हैं। अपनी ऐसी बढ़ाई सुनकर रेंजा शर्म से लाल हो गई। इस शर्म की लाली ने उसे और सुंदर बना दिया था जिसने सीचों के दिल की आग और भड़का दी। रेंजा की सुंदरता ने उस पर और गर्म पानी फेंका। वह राजकुमार से पीछे नहीं रहने वाली थी। वह बोली, तुम कभी भी आ सकते हो, वो अपनी शान बिखेरने वाले। ओ गुनों की खान, ओ प्यार करने वाले। इस पर चीचों बोला, ऐसा कैसे हुआ कि कामदेव की ताकत इस ऊंची मीनार में बंद है? ऐसा कैसे हुआ कि दूसरों के दिलों को गुलाम बनाने वाली खुद इस मीनार में कैद है? ऐसा कैसे हुआ कि यह सुनहरा सेब इन लोहे की दीवारों में बंद है? तब रेंजा ने उसे सब बताया कि यह सब कैसे हुआ। चीचो बोला, हालांकि मैं एक रानी का बेटा हूँ पर मैं तुम्हारी सुंदरता का गुलाम हूँ, और अगर वह वहां से बचकर भागना चाहे और उसके साथ उसके राज्य जाना चाहे तो वो उसके सिर पर ताज रख देगा। रेंजा को लगा जैसे उसे इस चहारदीवारी में से फंगस की बू आ रही हो और वह बाहर की आज़ादी की खुशबूदार हवा सूंघना चाहती हो, सो उसने चीचों का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने उससे कहा कि वह अगले दिन सुबह आए ताकि सुबह उसके बुरे काम की गवाह रहे और फिर वे वहां से भाग चलेंगे। उसने फूलों का एक गुलदान खिड़की पर रख दिया और वहां से चली गई और राजकुमार अपने घर लौट गया।
इस बीच रेंजा इस बात पर विचार करती रही कि घर में रह रही लड़कियों को किस तरह से चकमा दिया जाए कि तभी एक कुत्ता जिसे राजा ने मीनार के दरवाजे पर पहरेदार की तरह से रखा हुआ था एक बड़ी सी हड्डी लिए हुए उसके कमरे में आ गया और उसके पलंग के नीचे लेट गया और छिप गया। रेंजा ने नीचे झुककर देखा तो वह तो हड्डी की दावत खा रहा था। उसे देखकर उसे ऐसा लगा जैसा कि किस्मत में लिखा होता है कि उसे उसकी जरूरत पूरी करने के लिए भेजा गया है। उसने कुत्ते को तो बाहर निकाल दिया और उसकी हड्डी उठा ली। उसने अपनी दासियों से कहा कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वह अकेले में कुछ देर आराम करना चाहती थी। कहकर उसने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब उसने इस हड्डी से अपना काम करना शुरू किया। उसने दीवार में उसे मार मार कर एक पत्थर गिरा लिया। वो लगी रही और उसने दीवार में एक इतना बड़ा छेद बना लिया जिसमें से वह आसानी से बाहर निकल कर जा सकती थी। उसने एक दो चादरें फाड़कर उनकी रस्सी वट ली। सुबह जब अंधेरा छटा तो उसे चींचों की सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो उसने चादर से बनी रस्सी को एक लद्दे से बौधा और उसके सहारे चींचों की बाहों में पहुंच गई। चींचों ने उसे एक गधे पर बिठाया जिसकी जीन पर एक कालीन पड़ा हुआ था और वे विघ्ना लार्गा चल दिए। शाम तक वे एक और जगह वीसो एक बड़े से महल के पास पहुंचे। चींचों वहीं अपने सामान की देखभाल के लिए रुक गया, पर ये तो सब किस्मत की चाल थी जिसे चीज़ों को नष्ट करना था, खेल बिगाड़ना था, प्रेमियों के मीठे सपनों में अपनी नाक अड़ानी थी कि एक दूत चींचों की माँ की एक चिट्ठी लेकर आया जिसमें लिखा था कि अगर तुम वापस आकर उससे शादी नहीं करोगे तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। रेंजा बहुत खुश थी क्योंकि उसको लग रहा था कि अब वह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ गई थी। चींचों ने जब ये बुरी खबर पड़ी तो वह रेंजा से बोला, मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा। तब तक तुम 5-6 दिन यहीं रहो, फिर मैं लौटकर आता हूँ और तुम्हें ले जाता हूँ। ये सुनकर रेंजा तो जोर जोर से रो पड़ी, ओ मेरे दुर्भाग्य! कितनी जल्दी मेरी खुशियाँ खत्म हो गईं। कितनी जल्दी मैं अपने खुशियों के बर्तन की तली में पहुँच गई। किस तरह से मेरे दिल में ये कील चुभ गई। मेरी सारी आशाएं तो कुएं में गईं। मैंने जो कुछ सोचा था वह तो सब बिगड़ गया। मेरी खुशी तो धुएं में उड़ गई। अभी तो मैं शाही चटनी को अपने होठों पर रखा ही था कि इसने तो मेरा गला ही घोट दिया। मैंने अभी इस फव्वारे का मीठा पानी पिया भी नहीं था कि इसने मेरे मुंह का स्वाद कड़वा कर दिया। अभी तो मैंने सूरज उगता हुआ ही देखा था कि मुझे गुड नाइट कहना पड़ गया। ऐसे ऐसे शब्द प्यार की देवी के मुंह से निकल कर चींचों के दिल में कौटों वाले तीर की तरह लग रहे थे। वह बोला, चुप हो जाओ ओ मेरी जिंदगी को सहारा देने वाली, ओ मेरी आंखों की रोशनी, ओ मेरे दिल के चैन। मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। मीलों की दूरी तुम्हें मुझसे 1 फुट भी दूर नहीं कर पाएगी। समय की कोई ताकत तुम्हारी यादों को मेरे दिमाग से नहीं मिटा पाएगी। शांत हो जाओ, अपने दिमाग को आराम दो, अपने आंसू पोंछ लो और मुझे अपने दिल में रखो। ऐसा कहकर वह अपने घोड़े पर चढ़ा और अपने राज्य की तरफ चला गया। रेंजा कुछ देर तक तो खीरे की तरह से जमीन से चिपकी खड़ी रही, पर फिर चींचों के पीछे पीछे भागी। पास में ही उसको घास के मैदान में एक घोड़ा चरता हुआ मिल गया तो वह उस पर चढ़ गई और चींचों के पीछे भागी। रास्ते में उसको एक मजदूर मिल गया तो उसने उससे अपनी पोशाक बदल ली। उसने अपने सोने से कड़े हुए कपड़े उसको दे दिए और उसके मोटे ऊनी कपड़े खुद पहन लिए। कमर में रस्सी बांध ली और फिर अपने रास्ते चल दी। कुछ देर में ही वह चींचों के पास आ गई और बोली, अच्छा है हम मिल गए ओ भले आदमी। चींचों बोला, आओ वावा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? रेंजा बोली, मैं एक ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ हमेशा रोना है। वहाँ एक स्त्री रहती है जो कहती है, ओ मेरे सुंदर चेहरे, ऐसा कौन है जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर चले गए? ये सुनकर चींचों बोला, उसने उसको अभी तक एक लड़का ही समझा हुआ था। ओ सुंदर नौजवान, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे छोड़ना नहीं। कभी कभी मेरी यह बात दोहरा देना क्योंकि तुम्हारी बातें मेरा दिल छू लेती हैं। इस तरह बातें करते करते वे विघ्ना लार्गा पहुँच गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि रानी ने चींचों की शादी एक किसी
ऊंचे घराने की लड़की से पक्की कर दी है, और वह चिड्डी तो उसको जल्दी बुलाने का केवल एक बहाना था। दुल्हन तो बस उसके आने के इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही चीचों घर आया तो उसने अपनी माँ से उस नौजवान के लिए रहने की जगह का इंतजाम करने के लिए कहा जो उसके साथ रास्ते भर साथ देता चल कर आया था। साथ में उसने ये भी कहा कि वो उसको उसके भाई की तरह रखे। रानी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने राजकुमार को इसकी इजाज़त दे दी और उसे राजकुमार और उसकी दुल्हन के पास ही बिठा दिया। अब तुम सोच सकते हो कि रेंजा को कैसा लग रहा होगा, वह कुछ खा भी पा रही होगी या नहीं। पर वह अब तक वे लाइनें दोहराती रही जो चीचों को बहुत पसंद थीं। खाने के बाद मेजें साफ कर दी गईं और दुल्हा और दुल्हन एक जगह बात करने के लिए गए। रेंजा अब वहां अकेली रह गई तो उसे कुछ मौका मिल गया जिसमें वह अपना गुस्सा ठंडा कर सके। फिर वह एक और बागीचे में चली गई जो इस बागीचे के बाद ही था और उस कमरे के पास भी था जहां ये सब धूमधाम हो रही थी। वहां जाकर वह एक आलू बुखारे के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। ओ निर्दयी चीचों, क्या मेरे प्यार का यही बदला तुम मुझको दे रहे हो? क्या यही मेरे प्यार का धन्यवाद है? क्या मेरे इस अथाह प्यार के बदले में यही मिठास तुम मुझे दे रहे हो? मैंने अपने पिता को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपनी इज्जत पर धब्बा लगाया, अपने आप को एक बिना दिल वाले कुत्ते को सौंपा जो मेरा रास्ता काटकर निकल गया और मेरा दरवाजा बंद कर गया जब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मुझे एक बहुत बढ़िया किला मिलने ही वाला है। अफसोस, मुझे तो तुम्हारी काली किताब में अपना नाम देखना चाहिए था, जबकि मैं ये सोचती रही कि मैं तुम्हारी जिंदगी में शान के साथ जीऊंगी। मुझे तो अपने आप को एक उस बच्चे की तरह देखना चाहिए था जो मास्टर क्लेमेंट का वन हैंड कमांडमेंट खेल खेल रहा हो, जबकि मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ निकोलस का खेल खेल रही हूँ। क्या मैंने चीज़ इकट्ठा करने की आशा की थी? क्या मैं इच्छाओं के जाल बुन रही थी जिनमें मैंने कृतघ्नता का रेत भर लिया? क्या मैं हवाई किला बना रही थी जो एकदम से सारा का सारा टूटकर नीचे गिर गया? क्या यही बदलाव मेरी जिंदगी में आना था? क्या मुझे यही बदला मिलना था? मैंने अपनी इच्छाओं की बाल्टी कई में डाल दी है, उसका हैंडल अभी मेरे पास है। मैंने अपने धुले हुए कपड़े धूप में सूखने के लिए डाल दिए हैं और बारिश शुरू हो गई है। मैंने अपनी इच्छाओं का बर्तन आग पर रख दिया है जिसमें मेरे सारे विचार रखे हुए हैं। अपनी बदकिस्मती का जाला पकाते पकाते मैं खुद उसमें गिर पड़ी हूँ। पर वो रंग बदलने वाले इस बात का विश्वास कौन करेगा कि तुम्हारे ऊपर विश्वास करना भी तुम्हारी प्रसिद्धि जैसा ही है, कि तुम्हारे वायदों का वर्तन बिल्कुल ही बेकार होगा, कि तुम्हारी कमाई की रोटी गदली होगी। एक योग्य आदमी के अच्छे काम, आदरणीय लोगों के बढ़िया सबूत, राजा के बेटे का अच्छा अंत, मेरे ऊपर हंसना, मुझसे चाल खेलना, मुझे धोखा देना, मुझे लंबा कोट पहनाना ताकि मेरा स्कर्ट छोटा लगे, खुशियों का समुद्र दिखाना, आनंद की दुनिया दिखाना और फिर मुझे अंधेरी कब्र में छोड़ देना, मेरा चेहरा धोना ताकि मुझे अपना दिल काला लगे। ओ हवा में फेंके हुए वायदों, ओ बेकार के शब्द, ओ तली हुई तिल्ली की प्रतिज्ञाएं। मैं यहाँ हूँ 100 मील दूर, जबकि मैं सोच रही थी कि मैं तो वेरन के घर आ गई हूँ। ये बिल्कुल सच है कि शाम को कही गई बातें हवा अपने साथ ले जाती है। अफसोस, मैं सोचती थी कि मैं उस बेदर्द आदमी के साथ एक जान होकर रहूंगी, पर मैं तो यहाँ कुत्ते और बिल्ली की तरह रहूंगी। जबकि मैं सोच रही थी कि मैं इस कृतघ्न कुत्ते के साथ उसकी चम्मच से खाऊंगी, पर मैं तो उसके साथ सौंप और मेढक की तरह रहूंगी। मैं यह नहीं सह सकती कि कोई दूसरा ज्यादा अच्छी किस्मत वाला मेरे हाथों से उसे मुझसे छीन ले जो मेरी आशाओं की लाइन की पहली आशा है। मैं कभी अपनी हार नहीं मान सकती। ओ गलत रास्ते पर जाने वाली रेंजा, अपने आप पर भरोसा रख। अपने आप को गैरकानूनी और बेवफा लोगों की बातों में मत ला। वो हमेशा नाखुश रहेगी जो उन पर भरोसा करेगी। वो हमेशा दुखी रहेगी जो उन्हें प्यार करेगी। अभागी रहेगी जो उनके बनाए बड़े बड़े बिस्तरों में लेटेगी। पर तू ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि तू जानती है कि जो बच्चों के साथ चाल खेलता है वो मकड़ी की मौत मरता है। तुझे मालूम है कि स्वर्ग में ऐसी चाल खेलने वाले लोग हैं जो गाड़ियों को पलट देते हैं, और जब तू किसी बात की सबसे कम आशा कर रही होती है तो वो उस दिन तेरे सामने आ खड़ी होती है।
तेरे साथ इस तरह का खेल खेलने के बाद वह अपने आप को तुझे दे देती है। पर क्या मैं यह नहीं देख रही कि यह सब तो मैं केवल हवा से ही कह रही हूँ, कि मैं केवल अपने आप ही रो रही हूँ और दुखी हो रही हूँ। मेरी आहें और सुबकियों कोई सुन ही नहीं रहा। इस रात वह दुल्हन से अपना नाता जोड़ लेगा और सारे मापदंड तोड़ देगा, और इस रात मैं अपना नाता मौत से जोड़ लूंगी और प्रकृति का कर्ज चुका दूंगी। वो खुशबूदार सफ़ेद चादर के बिस्तर पर लेटा होगा और मैं अंधेरी बदबूदार अर्थी पर लेटी होऊंगी। वह अपनी दुल्हन के साथ बोतल खाली कर दो का खेल खेल रहा होगा और मैं, ओ मेरे साथी मैं घायल हूँ, गा रही होऊंगी। मैं अपनी पसलियों में तेज चाकू मार लूंगी और इस तरह अपनी अभागी जिंदगी का अंत कर लूंगी। जब वह गुस्से और दुख में भरकर ये और कुछ और शब्द कह चुकी तब तक खाने का समय हो गया था, सो उसे खाने के लिए बुलाया गया। खाने में सब बहुत सुंदर और स्वादिष्ट सामान था, पर उसको तो वह सभी कुछ कड़वा और जहर लग रहा था। उसको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, उसको कोई भूख भी नहीं थी। चीचू ने उसके दुखी चेहरे को देखकर सहानुभूति से पूछा, इसका क्या मतलब है? और तुम इन पेय पदार्थों को क्यों नहीं ले रहे हो? कुछ पियो न। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? रेंजा बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि यह मुझे चक्कर आ रहे हैं या फिर मेरा पेट खराब है। चीचू बोला, एक समय खाना न खाने में कोई हर्जा नहीं है। एक समय का खाना छोड़ देने से आदमी का पाचन ठीक रहता है और यह बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। पर अगर तुम्हें किसी डॉक्टर की सलाह लेने की इच्छा हो तो हम एक पानी वाले डॉक्टर को बुलवा लेंगे। वो डॉक्टर केवल तुम्हारा चेहरा देखेगा और बिना नाड़ी पकड़े ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगा। रेंजा बोली, नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ जिसे डॉक्टर के नुस्खे की जरूरत हो, क्योंकि बर्तन कितना खाली है ये कोई नहीं जानता सिवाय उस चमचे के जो उसमें से निकालता है। चीचू बोला, तो फिर ऐसा करो कि थोड़ी देर बाहर घूमकर ताज़ा हवा ले आओ। रेंजा बोली, जितना ज्यादा मैं देखती हूँ मेरा दिल उतना ज्यादा ही टूटता है। इस बीच खाना खत्म हो गया और अब आराम करने जाने का समय आ गया। चीचू ने, जिसको अभी भी रेंजा की कविताएं सुननी थी, रेंजा को उसी कमरे में एक काउच पर सोने के लिए कहा जिस कमरे में वह और उसकी दुल्हन सोने वाले थे। जब तब वह उससे उसकी कविताएं सुनाने के लिए कहता रहा जो अक्सर रेंजा के दिल को भेदने के बारे में होती, वे ही दुल्हन को नाराज करने वाली भी होती। एक बार वह उनको सुनकर इतनी नाराज हुई कि भभक पड़ी, तुमने तो उस सफ़ेद चेहरे को लाकर मुझे बहुत ही परेशान कर दिया है। ये कौन सा संगीत है? यह क्या किसी का पेट खराब हो गया है जो इतनी देर तक चल रहा है? थोड़ा बहुत तो ठीक है, पर बार बार उसी को सुनने का तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तो लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ संगीत वाद्यों का संगीत सुनने के लिए लेटी हुई हूँ, न कि रोती हुई आवाजें। और तुमने भी उसी चीज को दोहराने का यह अच्छा बहाना अपनाया है। अब इसे बंद करो, नहीं तो तुम अपनी लहसुन खाने की इच्छा को भी रोक लोगे। अब हमको कुछ देर आराम करने दो। चीचू बोला, शांत हो जाओ। ठीक है, हम अभी अपनी बात यहीं रोकते हैं। कहकर उसने उसको एक जोर की आवाज वाला चुम्बन दिया जिसे 1 मील दूर से सुना जा सकता था। पर उनके होठों की आवाज रेंजा के दिल पर बिजली गिरा गई। इससे उसको इतना दुख पहुंचा कि उसके शरीर की सारी ताकतें उसको आराम देने के लिए आ पहुंचीं। और फिर जैसा कि होता है कि अगर बर्तन में ज़रूरत से ज़्यादा भर दो तो वह बर्तन और उसका ढक्कन दोनों टूट जाते हैं, इसी तरह से उसके शरीर का सारा खून उसको दिल को तसल्ली देने के लिए दौड़ा और वह इतना ज़्यादा था कि वह उससे मर गई। कुछ देर अपनी पत्नी से और बात करने के बाद चीचू ने फुसफुसा कर रेंजा को पुकारा और उससे वह कविता फिर से सुनाने के लिए कहा जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। पर उसको कोई जवाब ही नहीं मिला। इस पर उसने उससे फिर से विनती की कि वह कविता उसे वह फिर से सुनाए। उसे इसका भी कोई जवाब नहीं मिला तो वह उठा और धीरे से उसका हाथ हिलाया, पर फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। इस पर तो वह चौंक गया। उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा तो देखा कि उसकी नाक तो ठंडी पड़ी थी। वह समझ गया कि उसकी जिंदगी का दिया तो हमेशा के लिए बुझ चुका है। वह तो भौचक्का सा खड़ा रह गया। उसने मोमबत्तियों जलाईं
और रेंजा को उघाड़ा तो उसने उसे उसकी छाती पर बने एक निशान से पहचाना। देखते ही वह बहुत जोर से रो पड़ा और चिल्ला कर बोला, ओ चीचों, ये तू क्या देख रहा है? ये तुझे क्या हो गया है? ये तू अपनी आंखों से क्या देख रहा है? ये तेरे सिर पर क्या सवार हो गया था? ओ मेरे प्रिय फूल, तुझे कौन तोड़ कर ले गया? ओ मेरी रोशनी, तुझे कौन बुझा गया? ओ मेरी प्रेम भरी इच्छाओं के बर्तन, तुझमें से यह सब बाहर कैसे निकल गया? ओ मेरी खुशियों के घर, तुझे कौन तोड़ गया? ओ मेरी खुशियों के कागज, तुझे कौन फाड़ गया? प्रिय, कब तुमने मुझसे औंखें मोड़ ली? तुम्हारी सुंदर आत्मा के चले जाने के बाद तो सारी सुंदरता ही चली गई। तुम्हारा सुंदर ढांचा ही टूट गया। अब प्यार की मिठास भी कहीं नहीं मिलती। ओ मेरी माँ, जाओ और तुम भी मर जाओ। तुमने मुझे नष्ट करने के लिए यह बहुत ही बढ़िया काम किया है। तुमने मेरा खजाना लूट लिया है। इन खुशियों के बिना मेरा क्या होगा? बिना धीरज के, बिना संतुष्टि के, बिना किसी स्वाद के। तुम मेरा विश्वास करो न करो, पर अब मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। जहां भी तुम जाओगी मैं तुम्हें मौत के जबड़ों में से जबरदस्ती निकाल लूंगा। हम फिर एक हो जाएंगे। और अगर मैंने तुम्हें अपने बिस्तर का साथी नहीं बना लिया तो मैं तुम्हारी कब्र का साथी बन जाऊंगा। उस कब्र पर लगा पत्थर हम दोनों की दुखी जिंदगी की कहानी एक साथ कहेगा। जैसे ही उसने अपना बोलना खत्म किया कि उसने एक कील ले ली और उसको अपनी छाती के बाईं तरफ घुसा लिया और इस तरह उसने अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। उसकी पत्नी डर से जमी बैठी रह गई। जैसे ही वह कुछ बोलने लायक हुई तो उसने रानी को बुलाया तो रानी भी अपनी सारी दासियों के साथ वहां भागी भागी आई। जब उसने रेंजा और अपने बेटे के साथ हुई यह बुरी घटना देखी तो वह तो अपने वाल नोचने लगी, अपनी छाती पीटने लगी। पानी में से निकाली हुई मछली तरह से अपना सिर इधर उधर पटकने लगी। उसने सारे सितारों को कोसना शुरू कर दिया कि वे सब कितने बेरहम थे जिन्होंने उसके घर पर मुसीबतों का इतना बड़ा पहाड़ तोड़ डाला। उसने अपनी किस्मत को भी कोसा जिसने उसे इस ढलती उम्र में इतना बड़ा दुख दिखाया था। बहुत रोने और चिल्लाने के बाद उसने हुक्म दिया कि उन दोनों को एक ही कब्र में दफना दिया जाए। उनकी कहानी लिखी गई और लाइब्रेरी में रख दी गई। इस बीच रेंजा का पिता राजा भी वहीं आ गया, जो सारी दुनिया में अपनी भागी हुई बेटी को ढूंढने के लिए निकल हुआ था। रास्ते में उसे एक साधु मिला जो उसके कपड़े बेच रहा था। राजा वे कपड़े पहचान गया, वे उसकी बेटी के थे। तब साधु ने उसको अपनी कहानी सुनाई और राजा वहां ठीक उसी समय आया जब कब में गेहूं इकट्ठा किए जा रहे थे और गेहूं की नई वालियों रखी जाने वाली थीं। उसको देखकर पहचान कर राजा ने एक उस भरी और उस हड्डी को कोसा जिसने इस गुलाब के सूप को खराब किया था। ये हड्डी उसकी बेटी के कमरे में पाई गई थी। उसने पहचान लिया कि यही वह चीज थी जिसने उसको यह जोर की मार मारी थी। पर यह घटना तो प्रेम की घटना थी, न कि हड्डी की, जैसा कि उन जादूगरों ने कहा था। इसलिए इसमें ये साफ देखा जा सकता है कि जब किसी बुरी चीज को आना होता है तो वह चाबी के छेद में से भी घुस आती है।